नमस्कार, मी पूनम लेडीज विंगच्या आजच्या भागात आपलं स्वागत करते। लेडीज विंगच्या कार्यक्रमामध्ये विविध क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या महिलांची मुलाखत आपण नेहमीच बघत असतो। आज आपल्या सोबत आहेत शिल्पा अग्रवालजी, ज्या विविध क्षेत्रामध्ये सध्या कार्यरत आहेत। कोणत्या परिस्थितीतून त्या पुढे आलेल्या आहेत आणि त्यांनी परिस्थितींना सामोरे जाऊन आज स्वतःला कसं परिस्थितीपुढे उभं केलेलं आहे हे आज आपण प्रत्यक्षात त्यांच्याचकडनं जाणून घेऊया। नमस्ते शिल्पा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपके बारे में ही बात करेंगे कि आपने जो परिस्थितियों के आगे आप आई हैं, ये बहुत काबिले तारीफ है। थैंक यू। तो शुरुआत आप बताइए कि आपकी लाइफ की शुरुआत कहाँ से और सिचुएशंस क्या क्रिएट हुई, ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू पूनम। मैं एक टिपिकल मारवाड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली में पैदा हुई हूँ और हम लोग 4 बहनें और 1 भाई हैं। बचपन से पढ़ने का शौक़ था, पढ़ाई में होशियार भी थी पूनम, बट डॉक्टर बनने की इच्छा थी मेरी, बट 12th पास ही किया था और पापा ने बोला कि अब तुम्हारी शादी करनी है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है। तो एट द एज ऑफ 18 मेरी शादी हो गई और शायद बहुत छोटी थी, समझ नहीं थी, फैमिली प्लानिंग की समझ नहीं थी। तो मैंने मेरे बेटे को जन्म दे दिया एट द एज ऑफ 19 and a half। और शादी के बाद इनिशियली कुछ साल मतलब बहुत डिफ़िकल्ट रहे मेरे लिए, बिकॉज मुझे आज मैं जब फ्लैशबैक में देखती हूँ 22 साल पुरानी बातें ये सब, और जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता था मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया था। मेरी मम्मी ने, मैं 7 साल की थी तब से मुझे खाना बनाना आता है, कढ़ाई बुनाई सब सिखाया था मम्मी ने। बट मम्मी ने, मुझे ऐसा लगता है मम्मी ने बड़ा नहीं होने दिया था। एक फैमिली को संभालना, एक हस्बैंड को संभालना, एक बच्चे को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालने के लिए मैच्योर नहीं हूँ। सो मेरी और मेरी सासू माँ की बिल्कुल बनती नहीं थी। हम एक म्यान में 2 तलवार, और वो भी दुधारी, तो एक दूसरे को काटते थे। इस तरह हमारी छोटी छोटी बातों पे बहस होती थी, इश्यूज़ होते थे, हम लड़ते झगड़ते थे। और 2-3 साल की मैरिड लाइफ में मुझे एक चीज़ ऐसे लगने लग गई थी कि शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, अच्छी बहू नहीं हूँ, और मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो बेस्ट है कि हम ज़िंदगी से भाग जाते हैं। तो मैंने एक बहुत बड़ा कदम लिया एट द एज ऑफ 22। मैं 22 साल की थी। कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, बस नींद की दवाइयाँ खा ली और मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। और बट ऊपर वाले को शायद मैं पसंद नहीं आई थी, इसलिए उसने मुझे वापस नीचे भेज दिया। मैं हॉस्पिटलाइज थी 1 हफ्ते के लिए, और जब मैं हॉस्पिटलाइज थी तब मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। और मेरी मम्मी ने मुझे एक ही बात कही थी कि शिल्पा, यू आर नॉट अ कावर्ड, तुम ज़िंदगी से भाग नहीं सकते हो, तुम एक फाइटर हो और तुम्हें फ़ाइट करना है, और मैंने तुझे इसके लिए पैदा नहीं किया है, और तू फाइट करके आगे बढ़ सकती है। उस वक्त लगा यार अपन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उस गिल्ट का बोझ था मुझ में, और मैं चाहती थी उससे बाहर निकलना। और रियलाइज़ हो चुका था कि ये गलती तो हो गई है, बट कोई बात नहीं, मैं इससे बाहर निकलूँगी। सब बोल रहे थे हमें, जब हम आए कि हॉस्पिटल में थे तो सब बोल रहे थे कि मम्मी से नहीं बनती है तो तुम अलग हो जाओ, अलग होकर रह लो। बट मेरे हस्बैंड की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। भैया ऑलरेडी फैमिली से अलग हो गए थे, एंड आकाश और मेरे जेठ जी में करीबन 13 साल का फ़र्क था। सो मम्मी पापा वॉज एट द एज ऑफ 60-65 की उम्र में थे, और आकाश का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं मेरे माँ बाप को छोड़ूं। तो हमने बात की और आकाश ने बताया कि मेरी इच्छा नहीं है, बट तू बोलेगी तो हम कर सकते हैं। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे अपने घर और वापस नई शुरुआत करेंगे। सो आज भी हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं, मैं, आकाश और हमारी सारी फैमिली लड़ते झगड़ते हैं आज भी, बट हम आज भी साथ में हैं। सो हम वापस आए, सेटल हुए, और मैं पढ़ी लिखी थी नहीं पूनम। तो आकाश चाहता था कि मुझ में थोड़ी सी एक्सपोजर की कमी है, मुझ में दुनियादारी की समझ कम है। शायद मैं घर से बाहर निकलूँगी तो मुझे दुनियादारी की समझ आएगी, लोग कैसे हैं, हैंडल कैसे किया जाता है लोगों को, वो समझ आएगी। तो उसने मुझे कहा कि तुझे बाहर निकलना पड़ेगा, तुझे एक्सपोजर लेना पड़ेगा। बट 12वीं पास लड़की को कोई नौकरी कैसे देगा, आता नहीं था, पापा लोगों ने कभी सिखाया नहीं था। सो उसने मुझे कहा कि एक काम कर, तू हमारी फैक्ट्री ज्वाइन कर ले। तो हमारा फर्नीचर का काम था ग्रेट नाग रोड शोरूम में,
बंद होने के कगार पे था, हम पे कर्ज़ा बहुत था। तो मेरे ससुर जी ने हमारा बंगला था उसको बेचा, तो एटलीस्ट हम कर्ज़ों से मुक्त हो गए और हमारे पास हमारा ग्रेट नाग रोड का शोरूम था। तो आकाश ने बोला कि तू वहाँ पर आ जा। सच बता रही फ्रेंड्स, वो गिल्ट का बोझ इतना ज़्यादा था कि आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, तो मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार थी। सो मैं सिर्फ मौका ढूंढ रही थी कि कैसे मैं बाहर निकलूं, और उसने मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि फैक्ट्री आने का मौका दिया। मुझे आज भी मेरी फैक्ट्री का पहला दिन याद है पूनम। मैं जब गई तो मेरे हस्बैंड आकाश ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और बोला कि शिल्पा, तू अगर मालकिन बन के आई है इस फैक्ट्री में, तो इस फैक्ट्री में तेरी कोई जगह नहीं है, और अगर तू स्टाफ बन के आई है तो यू आर मोस्ट वेलकम। उस वक्त सच बता रही हूँ दोस्तों, मन तो करा था उसको 2-4 दूँ, बट आप कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो गिल्ट का बोझ बहुत भारी होता है। मैंने कहा भाई तुम कुछ भी करा लो लेकिन मुझे आने दो। तो मैंने फैक्ट्री ज्वाइन की एज अ स्टाफ, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि उसने मुझे स्टाफ की पदवी दी। अगर आज मैं स्टाफ नहीं बनती तो आप शिल्पा अग्रवाल को डायरेक्टर नहीं देखते आकाश फर्नीटेक प्राइवेट लिमिटेड का। सो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं स्टाफ बनी और वहाँ से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की, उद्योजिका की जर्नी शुरू हुई। वहाँ से मैंने फर्नीचर सीखा, और मेरा सबसे पहला काम, आप इमेजिन करें मेरा सबसे पहला काम क्या था। कुछ नहीं आता था मुझे। तो हमारा जो मैनेजर था वो हिसाब जो बनाते हैं ना अपन, जहाँ पैसे की आवक होती है और जाते हैं, तो वो हिसाब बनाता था। मेरा काम था उसकी रीटोटलिंग करना, तो वो ऑलरेडी करके रखता था, मेरा काम था रीटोटलिंग। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। तो यहाँ से मैंने मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की थी। मैं 12th पास थी, कुछ नहीं आता था दोस्तों, बट जहाँ चाह है वहाँ रहा है। अगर आप में कुछ करने की इच्छा शक्ति है और वो आग है, वो डिटर्मिनेशन है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो बस फिर क्या था, मैंने शुरू कर दी अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी। हर वो काम सीखा पूनम, सेल सीखा, प्रोडक्शन सीखा, मतलब कोई काम करने में कभी मुझे शर्म नहीं आई। मैंने सामान उठाया, लोडिंग की, अनलोडिंग की, सब कुछ किया और कभी शर्म नहीं आई। तो मेरा एक इंसिडेंट आप लोग के साथ और बताना चाहूँगी, जो मेरा सेकंड स्टेज ऑफ डिप्रेशन था। हमारा फर्नीचर इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो होने लग गया था, धीरे धीरे हमारा नाम बढ़ने लग गया था। हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री एक थोड़ी मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी कि औरतें काम करें, और 22 साल पहले तो वैसे भी औरतें काम नहीं करती थी। तो सबको लगता था एक औरत आके हमको सिखाएगी। मतलब मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तो डायरेक्ट मेरे मुंह पे अनपढ़ नहीं बोल सकते थे, बट उनको लगता था अरे ये मुझे सिखाएगी। सो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। और आप थोड़ा भी अच्छा करते हो तो मार्केट में एक रूमर फैलने लग गया था कि शिल्पा और आकाश फर्नीचर इसलिए ग्रो हो रहा है क्योंकि शिल्पा अनएथिकल मीन्स यूज़ करती है। अब पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए टीवी पर, बट मैं उस वक्त साड़ी पहनती थी, तो लोग बोलते थे कि शिल्पा पल्लू गिरा के काम करती थी। बहुत रोई थी पूनम मैं। आज वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी नहीं भूल सकती। वो दिमाग के इस कोने में ऐसा फिट है कि मैं जब भी उसके बारे में डिस्कशन करती हूँ तब मेरे आँख में पानी आता है। तो उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था पूनम कि मैं कभी भी काम नहीं करूँगी, मैं क्विट कर दूँगी, मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगी। और मैं 3 दिन तक सिर्फ रो रही थी और सिर्फ रो रही थी, क्योंकि कोई मेरी कैरेक्टर को लेके बात करे मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि कोई कैसे मेरे कैरेक्टर के लिए बात कर सकता है। तीसरे दिन मेरा हस्बैंड आके मुझे बताता है कि शिल्पा, और हंसता, बहुत हंसा उसने, आकाश ने, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं इतना रो रही हूँ और वो हंस रहा है। तो आकाश ने मुझे एक ही लाइन बोली कि शिल्पा ये दुनिया ऐसी ही है, जब जब तुम आगे बढ़ोगे लोग तुम्हारी टांग खींचकर तुम्हें नीचे गिराएंगे। इट इज़ अप टू यू, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने लिए खड़े होते हो कि नहीं। तुम जब जब आगे बढ़ोगे तब तक लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, तो तुम पे अपने आप पे विश्वास रखना है। और उससे एक इंग्लिश की कहावत की थी, नोबडी किक्स अ डेड डॉग। मतलब तुम में कुछ बात है जब भी तुम्हारे लिए बात की जा रही है, तुम उसको नेगेटिव मत लो, उस बात को सोचो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। और उससे बोलता है यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ।
तुमको तुम्हारे लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। सो पूनम उस दिन डिसाइड किया, कुछ भी हो जाए कभी पलट के नहीं देखूंगी, एंड मैं किसी को भी अपने ग्रांटेड लेने नहीं दूंगी। आई विल स्टैंड फॉर माई सेल्फ। और उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा, हर वो काम किया जो लोग बोलते थे एक लड़की हो के कि आप नहीं कर सकते। हर वो मैंने मशीनें चलाई है फ्रेंड्स, सारी जर्मन मशीनें चलाई है। मुझे वेल्डिंग करना आता है, मुझे फिटिंग करना आता है, मुझे अलमारी ढोना आता है, जीएसटी आता है, म्यूचुअल फंड आता है, तो सब कुछ करना सीखा मैंने। और फिर डिसाइड किया था कि जो लोग मेरे लिए ख़राब बातें करते हैं एक दिन मेरे साथ हाथ मिलाने के लिए तरसेंगे और फ़ोटो खिंचवाने के लिए तरसेंगे। बस ये सोच से वो धुन सवार हो गई और बस एंटरप्रेन्योर जर्नी की शुरुआत हो गई। और आज 16 साल लगे पूनम आपके साथ बैठ करके इंटरव्यू करवा पा रही हूँ। सो ये मेरी एक छोटी सी एंटरप्रेन्योरल जर्नी थी। मतलब एक चीज़ तो हम काफ़ी इससे कह सकते हैं कि आपके जो हस्बैंड है आकाश जी, उन्होंने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है, आपके इस जर्नी में, आपके इस करियर में आपको काफ़ी सपोर्ट मिला है उनका। तो अभी एक एक विषय पे बात करते हैं शिल्पा जी से। कि जैसे आपने बताया कि आप एक उद्योजिका बोलकर इतना अच्छा काम कर रही है, जहाँ पे इनका बिजनेस ख़त्म होने की कगार पे था, वही आज आपकी एक कंपनी एक अच्छे मुकाम पर खड़ी है। इसके अलावा हम जानते हैं कि आप कई क्षेत्रों में काम कर रही है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। एक एक क्षेत्र करके हम बात करते हैं। अच्छा, ये मेरी एंटरप्रेन्योरल जर्नी थी जहाँ मैंने उद्योजिका बन के, और उसके बाद मैंने बताया नहीं, मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम था पूनम जब मुझे बेस्ट लेडी इंडस्ट्रियलिस्ट का अवार्ड दिया था सीएम ने। उस वक्त भी मैं बहुत रोई थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था 2013 में जब मुझे बेस्ट लेडी इंडस्ट्रियलिस्ट का अवार्ड मिला कि मैं इस काबिल हूँ। तो सबको यही बताना चाहूँगी कि अपना भी टाइम आता है, थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखें, अपना भी टाइम आता है। दूसरी जो मेरी पैरेलल जर्नी रही पूनम, वो रही है मिसेस इंडिया की और मिसेस यूनिवर्स की जर्नी। वो भी कोई आसान जर्नी नहीं थी, बहुत ही प्यारी सुंदर जर्नी है। और दैट वाज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन जो मुझ में हुआ, जो लुक वाइज आप बोलेंगे या जो बॉडी स्टैटिस्टिक्स वाइज या जो दिखने का, वो जर्नी मेरी वहाँ से शुरुआत हुई थी। मेरी पता नहीं, अगर मैं सब दर्शकों से गुजारिश है कि आप फेसबुक पे जाके मेरी बिफ़ोर आफ्टर वाली पिक्चर देखिए। मैं जब 18-19 साल की थी मैं इतनी मोटी थी, 3 टाइम्स जो आज मैं हूँ। और मैं एक टिपिकल बहन जी टाइप थी, मुझे मेकअप करना भी नहीं आता था, हील्स वील्स पहनना कुछ नहीं आता था। सो मैंने 2004 में मिसेस नागपुर का कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, वो जीता, तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे कि मैं आगे बढ़ सकती थी। फिर मैंने ग्लैड्रैग्स में पार्टिसिपेट किया इन द ईयर 2008-9 की बात है। मैंने ग्लैड्रैग्स मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रेंड्स, मैं ऑडिशन राउंड के आगे नहीं जा पाई, मुझे उसी राउंड में रिजेक्शन मिल गया था। फिर मैंने एक बार और ट्राई किया था मिसेस इंडिया के लिए, उसमें भी मेरा रिजेक्शन हो गया और मैं ऑडिशंस के ऊपर नहीं जा पाई थी। मतलब जो फाइनलिस्ट रहते हैं, मैं फाइनलिस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उस वक्त मैंने सोचा शायद ये अपने बस का रोग नहीं है, अपन मिसेस इंडिया तक ही, मिसेस नागपुर तक ही ठीक है, बाकी अपने बस का रोग नहीं है। तो मैंने उसको भूल गई कि अपन ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बट मेरे हस्बैंड के दिमाग से वो चीज़ गई नहीं थी, उसको हीरोइन चाहिए थी और वो चाहता था कि मेरी बीवी मिसेस इंडिया मिसेस यूनिवर्स तक जाए। तो उसको पता चला उसके फ्रेंड की वाइफ ने मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया। मतलब 2008-9 के बाद हम भूल चुके थे कि मिसेस इंडिया कुछ होता है। वी वर लाइक बिजी, मैं मेरी लाइफ स्टाइल में बिजी थी, खा पी के मस्त मोटी वोटी होके रेडी थी। 2015 में आकाश को पता चला कि उसके फ्रेंड की वाइफ ने मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया। उसे फिर से लगा यार ये वापस से अच्छी अपॉर्चुनिटी है, शिल्पा ने करना चाहिए। मेरे मिसेस इंडिया का सारा फॉर्म मेरा हस्बैंड ने भरा, मेरे मिसेस यूनिवर्स का फॉर्म मेरे हस्बैंड ने भरा, मैंने कुछ नहीं भरा। भरने के बाद मतलब हमारे को टाइम मिल गया था एंड ही सेड कि शिल्पा इसमें जाना है अपने को और उसकी तैयारी तो अच्छे से कर। तो वो जो जर्नी रही मेरी, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया मुझे उस वक्त फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत की। मतलब मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ पूनम, मैंने अंडे को हाथ भी नहीं लगाया था कभी, और मैं इतनी मोटी थी। और मिसेस इंडिया में जो पार्टिसिपेंट्स थी वो लोग
दिल्ली मुंबई की गर्ल्स कितनी सुंदर रहती, कितनी ब्यूटीफुल, और जो लड़कियां थी वो आर्मी बैकग्राउंड से थी, तो उनमें ग्लैमर कूट कूट के भरा हुआ था, दिखने में एक नंबर, बॉडी इतनी सुंदर कि आप देखते ही रह जाओ। तो एक डर भी था कि पता नहीं मैं वापस कर पाऊंगी नहीं, और एक ज़िद भी थी कि एक ट्राई वापस से बनता है। मैं जिम गई तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोला कि आपको अगर वेट लूज़ करना है तो हाई प्रोटीन डाइट पे आना पड़ेगा और उसके लिए आपको अंडा खाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, आज भी मैं नहीं खाती हूँ। मुझे पता नहीं मेरे में कहाँ से हिम्मत आई, ताकत आई। मैंने पूरे 1 महीने सुबह शाम 6-7 अंडे खाए। पता नहीं मुझ में वो कहाँ से ज़िद आई। आज भी कोई पूछता क्या हुआ, आई डोंट नो, बस करना था। यहाँ पर कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं था, बिकॉज नागपुर बीइंग अ 3 टियर सिटी, यहाँ पर आपको प्रोफेशनल हेल्प नहीं मिल सकती, जहाँ जो आपको वॉक का कैसे बात करना, कैसे क्या करना, कोई सिखा दे आपको प्रोफेशनली। तो यहाँ पर कोई हेल्प नहीं था, तो गूगल बाबा था मेरे पास, तो गूगल बाबा की मदद ली, वॉक करना सीखा, हील्स पहन के चलना सीखा, पोजेस देने सीखे, मेकअप करना सीखा। आज मेकअप मैंने खुद ही किया है तो मेकअप करना सीखा, फिर क्वेश्चन आंसर्स कैसे बोलते हैं उसका प्रैक्टिस की, इंट्रोडक्शन कैसे बोलते हैं उसकी प्रैक्टिस की, इंग्लिश में कैसे बातें करते हैं उसकी प्रैक्टिस की। मुझे फोक एंड नाइफ से खाना नहीं आता था, मैं एकदम देहाती टाइप की, हाथ से तो नहीं खाती, बट स्पून से खाना आता था। बट जब आप आगे के प्लेटफॉर्म में जाते हो तो हर चीज़ मैटर करती है वहाँ पर, तो मैंने फोक और नाइफ से खाना सीखा। एंड दिस ऑल हैपेंड आफ्टर द एज ऑफ 35। मैंने मिसेस इंडिया जीता एट द एज ऑफ 36, और मैं मिसेस यूनिवर्स का टाइटल जीता एट द एज ऑफ 38। उस वक्त की भी जर्नी डिफ़िकल्ट थी। मतलब अगर मैं बताऊँ आपको, मिसेस इंडिया बोलो या मिसेस यूनिवर्स, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए मिसेस नागपुर, क्योंकि वो एक नया एक्सपोजर था। मिसेस इंडिया भी डिफ़िकल्ट था, बट वहाँ पर मुझे मेरे शरीर के साथ होने वाले चेंजेस हो रहे थे सारे। आपका तरीका, आपका बोलचाल, आपका हाव भाव, सब चीज़ों में चेंजेस आ रहा था। एंड एक बात बताऊँ, उस वक्त मुझे अपने आप से प्यार हो गया था कि मैं इतनी सुंदर दिख सकती हूँ और मैं खूबसूरत दिख सकती हूँ और मैं अच्छे से कैरी कर सकती थी। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझ में हो रहा था, तो आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, कि या इसी के चक्कर में आज तक मेंटेन है मेरा, बिकॉज नाउ आई लव माई सेल्फ। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं 70-80 साल की हूँ तभी मैं दादी माँ मिसेस इंडिया कुछ हो तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ और मैं ऐसी ही सुंदर तब तक दिखूँ। ये मेरी एक जो आप बोलेंगे फैशन फील्ड में जो जर्नी रही वो रही मेरे लिए। दैट वाज लाइक वेरी स्वीट लविंग मेमोरी, बहुत ही प्यारी मेमोरी रही, और आज जिसके कारण आप मुझे देख रहे हो और सुन रहे हो। मतलब कहा जाता है कि एक औरत के पीछे हस्बैंड खड़ा रहता है, तो ये बात हम कह सकते हैं कि जब लोग कहते हैं कि एक मेल के पीछे एक फीमेल का साथ हो, एक हाथ हो, तब एक आदमी आगे बढ़ता है, पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके सक्सेस के पीछे आपके हस्बैंड खड़े रहे हैं, तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट वाली बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। पूनम, मैं बताऊँ, आज मेरा एग्जिस्टेंस जो है, अगर आप बोले, मेरा एग्जिस्टेंस मेरे हस्बैंड के वजह से, आज जो भी कुछ मैं हूँ उसका पूरा उससे पूरा ट्रांसफॉर्म किया है और उसने जितना सुना है मेरे लिए शायद ही कोई हस्बैंड सुन सकता है जितना उसने सुना। मतलब मैंने तो सुना ही सुना है, बट उसको लोग जब हम आगे बढ़ रहे थे, जब होता है ना आपकी बीवी जब आपसे आगे निकलने लगती है तो हस्बैंड को कॉम्प्लेक्स आने लगता है, या लोग उसको डायरेक्टली बोलते थे कि जा चूड़ी पहन के बैठ जा तेरी बीवी से पूछ ले कि तेरी कमाई कितनी है, जा उससे पैसे मांग के आ। बट उसने कभी भी आके मुझ पे हावी नहीं, अभिमान वाली स्टोरी कभी नहीं हुई हमारे साथ। उसने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि तू ये नहीं करेगी। उसका सिर्फ एक ही लाइन रहती थी कि जिस दिन मुझे तेरे नाम से स्टेज पे बुलाया जाएगा वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन रहेगा। और बोलता था मेरे में सुनने की कैपेसिटी है, तू कुछ मत कर, ये उनकी इनसिक्योरिटी है इसलिए वो लोग ऐसी बातें करें, मैं बहुत खुश हूँ, तू आगे बढ़ते जा, मैं तेरे साथ हूँ। तो आप सोचो मेरा एग्जिस्टेंस उसके वजह से है। तो मतलब ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि
इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको इंकरेज करने के लिए और हर स्टेप पे सपोर्ट करने के लिए इनके हस्बैंड हमेशा खड़े रहे हैं। एक बिजनेस वुमेन, एक बहुत अच्छे मॉडल, ये करते हुए भी आज परिवार को संभाल रही है शिल्पा जी। इसके अलावा इन्होंने ऐसी परिस्थितियों से ये आगे आई है कि जहाँ पे एक डिप्रेशन में रहने के बाद, सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद आज ये इंस्पिरेशन बन के हम सब लोगों के सामने खड़ी है। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ है, इन्हीं से जान लेते हैं। पता है, मिसेस यूनिवर्स जीतने के बाद मेरे पास कुछ नहीं था। मैं बैक टू अपने बिजनेस में चले गई थी कि अब अपन वो काम करेंगे, और फिर एक दिमाग में रहता है ना, नाउ यू आर एट द एज ऑफ 40, अब क्या कर लेंगे आप उससे ज़्यादा। फिर मेरी लाइफ में एक और टर्निंग चीज़ आई, दैट वाज पावर लिफ्टिंग, योगा, मैराथन, मतलब रिलेटेड टू फिटनेस। मेरी लाइफ जर्नी में ये सब चीज़ें आई। मैं ना थोड़ी सी खट दिमाग की हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि या तो जब अपने से हो नहीं तो उस गली जाना नहीं, और अगर उस गली में चले गए तो जब तक डेस्टिनेशन को छू के नहीं आए तब तक मुड़ के आना नहीं। सो ये मेरा तरीका है जीने का, या तो जाना नहीं, और जाना है तो हार के आना नहीं, फिर चाहे जान चली जाए। तो मेरे लिए फ़िटनेस की जर्नी भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। मैंने जन्म में वेट लिफ्टिंग नहीं की थी कभी भी। मैं जिम, आई हेट गोइंग टू द जिम। मैं योगा पर्सन हूँ। योगा हैज़ हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि जब मेरा बहुत डिप्रेशन का फेज चल रहा था तो योगा से बहुत हेल्प मिली थी मुझे कूल डाउन होने में। तो योगा की तरफ मेरा बहुत बड़ा इंक्लिनेशन है। बट एट द सेम टाइम योगा के साथ साथ जब मेरी तरफ आया कि भैया मैंने जिम शुरू किया, वेट ट्रेनिंग लेना शुरू किया, तो सब बोलते थे अरे औरतें वेट लिफ्टिंग नहीं करती है तो मस्कुलर बन जाएगी, और आदमी जैसी दिखने लगेगी। तो मेरे सारे दर्शकों से रिक्वेस्ट है, इट्स बिन 2 साल हो गए हैं मुझे वेट लिफ्टिंग करते हुए। ये सब मिथ है कि हम वेट लिफ्टिंग करेंगे तो हम आदमी जैसे हो जाएंगे, हमारे से बल्कि बाइसेप्स हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें वो हार्मोन ही नहीं है, टेस्टोस्टेरोन करके हार्मोन होता है जो मेल हार्मोन है, जिसके कारण वो लोग फिजिकली ऐसे बिल्ट अप होते हैं। औरतों में वो हार्मोन रहता ही नहीं है। सो इट्स बिन 2 years। तो अब मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ। पावर लिफ्टिंग इज़ डेड लिफ्ट, जिसमें आपको उठाना पड़ता है वजन। स्क्वाट, कंधे पे वजन रख के नीचे बैठना पड़ता है, और बेंच प्रेस होता है, छाती से करके वेट्स ऐसे लेना पड़ता है। सो अभी मैं डेडलिफ्ट करीबन 100 kg करती हूँ, स्क्वाट करीबन 75 kg करती हूँ, और बेंच प्रेस 45-50 के आसपास करती हूँ। इट्स बिन 2 years। सो वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है मेरी। मेरे कभी भी जिम नहीं किया था। मुझे जिम करना पसंद नहीं था, बट अब वो मेरा पैशन बन गया है। हमने लास्ट ईयर मैंने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पावर लिफ्टिंग सिल्वर मेडल जीता था, बट कोविड के कारण हम लोग नेशनल्स में नहीं जा पाए थे। इस साल फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट में मैंने गोल्ड जीता है। हम फिर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, और इस बार हम लोग नेशनल्स और इंटरनेशनल्स जाएंगे पावर लिफ्टिंग में। तो आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे कि मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं और अपने देश का नाम रोशन कर सकूं इस चीज़ में। जी, आप जब इतने क्षेत्र में काम कर रही है और इतनी सारी चीज़ें फेस कर आप या इस मुकाम तक के पहुंची है, तो जो हमारी महिलाएं हैं, जो आने वाली जनरेशन है, तो आप अपनी लाइफ जर्नी से, आप अपने अनुभव से इन सबको क्या बताना चाहेंगे? मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगी। कई बार हम एक बिल्डिंग को देखते हैं और बोलते हैं बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, समझ लिए एक 16 मंजिले की बिल्डिंग है, तो अपन बोलते हैं वाह कितनी सुंदर बिल्डिंग बनाई है। हम बिल्डिंग की बहुत तारीफ़ करते हैं, बट हम कभी भी फाउंडेशन की तारीफ़ नहीं करते हैं। और जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है उतना ही गहरा फाउंडेशन बनता है। बिल्डिंग कब खूबसूरत बनती है? जितना गहरा उसका फाउंडेशन होता है। तो मैं लेडीज़ सब महिलाओं से यही बात बताना चाहूँगी, मुझे 16 साल लगे, हर दिन अपने आप से फाइट कर रही थी, हर दिन अपने आप से चैलेंज कर रही थी। और अगर आपको अपनी बिल्डिंग ऊंची बनानी है तो आपको उतना ही गहरा नीचे जाना पड़ेगा। लाइफ में बहुत बार ऐसे आएंगे, कई बार बारिश आ जाती है, कभी पानी आ जाता है, कभी ये चीज़ वर्क नहीं करती है। तो दीज आर लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, ये होते रहेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बिल्डिंग अच्छी बनाए, आपका फाउंडेशन मजबूत बनाए, छोटे छोटे स्टेप्स लें। जल्दी से हर चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ भी
मतलब आप बोलते ना, टेम्प्ट मत हो जाइए कि हाँ शॉर्टकट्स अपना लेते हैं। गिव टाइम टू योरसेल्फ। जितना गहरा जाएंगे बिल्डिंग आपकी उतनी सुंदर बनेगी। सो हर चीज़ में इंटरेस्ट लीजिए, हर चीज़ पे विश्वास रखिए। जितना टाइम दे सकते हैं कोई भी काम को सीखने के लिए वो ज़रूर करें, उतना टाइम दें। और कभी भी ये मत सोचिए कि मैं कमज़ोर हूँ, ये मैं नहीं कर सकती। जैसे पूनम ने कहा कि आपको सपोर्ट है, आपके हस्बैंड का सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है। आप भी ढूंढिए, आपके घर में कोई ना कोई वो सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। उसकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्विट कर देती, जैसे मैं भी नॉर्मल ह्यूमन इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है छोड़ दो सब कुछ, नहीं हो रहा मुझसे। कई बार मैं थक जाती हूँ, मुझसे वेट लिफ्टिंग नहीं होती, मुझसे इच्छा होती खाने की। जब मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए गई थी मैंने 3-3 महीने तक रोटी नहीं खाई थी, मेरी भी इच्छा होती थी। कोई बात नहीं, टेक अ ब्रेक, रिलैक्स होइए 2 दिन, बट तीसरे दिन जब आप वापस आए, हैव दैट सेम फायर इन यू। वो डिटर्मिनेशन, वही जुनून, वही पागलपन, वही पैशन के साथ शुरुआत वापस करिए और दुनिया आपकी मुट्ठी में रहेगी। और स्पेशली टू ऑल लेडीज़, ये जितने भी क्रिटिक लोग हैं ना जो आपकी बुराई करते हैं, उनको जाके गले लगाइए। आप सोच रहे होंगे ये क्या बातें कर रही हैं। मैं जितने भी मेरे जो क्रिटिक्स हैं जिन्होंने मुझे मेरे लिए बुराई की कि ये ऐसी है, अच्छी माँ नहीं है, एक अच्छी औरत नहीं है, बहन जी टाइप से, ये है वो है, जितना ही बोला होगा, मैं एक एक का शुक्रिया करना चाहती हूँ, एक एक का माथा चूमना चाहती हूँ। क्योंकि उन्होंने बोला नहीं होता तो मैंने किया नहीं होता। आज वो लोग वही के वही रह गए अपनी नेगेटिविटी में। हमें पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाना है और अपने आप पे विश्वास रखना है। वो वही रह जाएंगे और हम आगे निकल जाएंगे। सो इसी आशा के साथ अगर मेरे जैसी लड़की कर सकती है तो आप सब ज़रूर कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ एंड नेवर क्विट। मेरी एक छोटी सी स्टोरी है मैराथन से रिलेटेड, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2-3 साल पहले वो मैराथन का एक क्रेज़ चला था, जिसको देखो वो भाग रहा था। जब मैं सुबह वॉक करने जाती थी तो मुझे लोग भागते हुए दिखते थे और मुझे ना ये बहुत पसंद आते थे, पता नहीं क्यों। मैं बहुत इंक्लिनेशन होती थी कि काश मैं भी इनके जैसे दौड़ सकूँ। मुझे ऐसा लगता था बाबा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर दौड़ना थोड़ी मजाक है, तो ऐसा लगता था शायद अपन नहीं कर पाएंगे। बट मैं जब भी उनको देखती थी ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, काश मैं भी दौड़ूं, काश मैं भी दौड़ूं। तो मैंने अपना मन कैसे बनाया, मेरा बेटा वो पंचगनी स्कूल में पढ़ता था, ही वॉज इन ए बोर्डिंग स्कूल, तो वहाँ पर उनकी क्रॉस कंट्री रेस होती थी, 3000 मीटर्स की रेस होती थी। तो मेरा बेटा पार्टिसिपेट करता था उसमें। तो मैंने अपने आप को दिया कि इसके पापा तो दौड़ते नहीं हैं, वो सिर्फ वॉक कर सकता है, मेरा बेटा दौड़ता है, उसमें खून मेरा है, तो शायद मैं दौड़ सकती हूँ। उसमें अंश तो मेरा आया है तो उसका अंश तो आया नहीं, तो मैं दौड़ सकती हूँ। तो मैंने दौड़ने की शुरुआत की। तो वो जो रामगिरी रोड पे होता है ना, मैंने पहले दिन दौड़ना शुरू किया है। पूनम सिर्फ यहाँ से वहाँ तक दौड़ी होंगी मैं, और मैं हाफने लगी। मुझे लगा अपने बस का रोग नहीं, छोड़ दो, छोड़ देते। और फिर मैं पूरा राउंड वॉक करके आई। फिर लगा यार इतनी जल्दी से हार नहीं मानना चाहिए अपन ने, एक ट्राई तो वापस बनता है। तो मैंने वापस से उसी पॉइंट से वापस से रनिंग करना शुरू की, बट इस बार एक कदम एक्स्ट्रा जाके रुकी मैं। फिर ऐसा लगा यार अपने से नहीं होगा, छोड़ दो, और मैं वॉक करके घर आ गई। नेक्स्ट डे फिर सोचा नहीं यार इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेंगे, 2-4 दिन तो ट्राई करते, नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे। उस 2-4 दिन में मैंने 2-4 दिन नहीं, इनफैक्ट 4 महीने आप समझो, हर दिन 2-2 कदम करके दौड़ना शुरू किया। इट टुक मी 4 months। 4 महीने के बाद मैं 10.5 किलोमीटर बिना रुके दौड़ सकती हूँ। सो ये आप लोग को इसलिए बताना चाह रही हूँ कि हमें आगे बढ़ने से जो रोकता है वो कोई और नहीं, एक्सटर्नल कोई चीज़ नहीं रहती है, वो होता है हमारा अपना मन, हमारा अपना दिमाग। हम डिसाइड करते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो अगर अपने आप पर विश्वास है और करने का जुनून है और वो ज़िद है और वो डिटर्मिनेशन है, तो जैसे मैंने पहले कहा, अभी भी कहती हूँ, आपको कोई रोक नहीं सकता है। और मैं इतना ही कहना चाहिए कि अगर मेरी जैसी लड़की कर सकती है जिसे कुछ नहीं आता है, तो आप सोचिए कि अगर आप लोग को तो इतना एक्सपोजर मिला हुआ है, आप नई जनरेशन के लोग हैं, और आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीज़ करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। वैसे ही मेरा इंसिडेंट हुआ था योगा वाला। हमारे योगा इसमें ना एक लड़की आती थी,
वो शीर्षासन होता है ना, हेड स्टैंड, वो बहुत सुंदर करती थी और मुझे ना उससे बहुत जलन होती थी क्योंकि मैं नहीं कर पाती थी, मैं बहुत मोटी थी, मेरी बॉडी ऊपर नहीं जाती थी, तो मुझे बहुत जलन होती थी। तो मैं रोज़ उसको देखती थी, मैं सर को बोलती थी सर मुझे ये करना है, तो सर बोलते थे कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आ जाएगा आपको। पता नहीं क्या जिद आई मुझे, मैंने कहा सर 15 दिन में सीखना है, बस बात खत्म। क्या जिद आई, और उस 15 दिन में मैं शीर्षासन करते समय कम से कम 500 बार गिरी होंगी। आप ऐसे गए धड़ नीचे, गए धड़ नीचे, कम से कम 500 बार गिरे होंगे। बट अब मैं शीर्षासन 12 मिनट तक बिना सपोर्ट के कर सकते हूँ। सो बार बार सब लेडीज़ को यही बताना चाहूँगी, कोई रोकता नहीं है, हम खुद के मतलब वो क्या बोलते हैं, हम जो अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं वो हम खुद ड्रॉ करते हैं। और हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, बातें क्या बनाएंगे, इस चक्कर में हम वो दहलीज क्रॉस नहीं कर पाते हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहला कदम बढ़ाइए, कुछ नहीं होगा। और भगवान ने कुदरती हम औरतों में पेशेंस, एम्पैथी दिया हुआ है। विश्वास रखिए अपने आप पे, पहला कदम उठाइए, फिर धीरे से दूसरा कदम उठाइए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और मुझे मालूम आहे दुनिया आपकी मुठ्ठी में राहील। म्हणजे नक्कीच आज आपण शिल्पा यांच्याकडनं जाणून घेतलं आहे की त्यांनी स्वतःचं जे लाईफ आहे, स्वतःचं आयुष्य जे आहे ते कोणत्या परिस्थितीतून तर कोणत्या परिस्थितीपर्यंत आज पोहोचलेले आहेत। नक्कीच त्या संपूर्ण महिलांसाठी एक खूप चांगले इन्स्पिरेशन बनलेले आहेत। तर लेडीज विंगच्या आजच्या भागात आपल्यासोबत होता शिल्पा। तर भेटूया लेडीज विंगच्या पुढील भागात, तोपर्यंत बघत राहा शंखनाद आवाज सत्याचा।